चलिए देखिए, क्लास 9 का हम लोग मेंसुरेशन डिस्कस करेंगे। समझ गए? मेंसुरेशन का मतलब क्या है? जैसे आप देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आप नाम सुने हो, क्लास 8 में पढ़े हो, ठीक ना? तो उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे और क्लास 9 का RS अग्रवाल का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज जो भी बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वैल्यू में क्या क्या पढ़ना है। देखो, ये थ्योरेटिकली चैप्टर नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। जैसे ये ज्योमेट्री नहीं है, ये एक मैथ्स का अलग ब्रांच है। जैसे हम लोग ज्योमेट्री वगैरह पढ़े हैं कि थ्योरम, प्रॉपर्टी, ये सब होता है। इसमें आपको फार्मूला और दूसरी बात है कैलकुलेशन, ये दोनों बहुत ज़रूरी है, समझे? और अंडरस्टैंडिंग भी आपका होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग टाइटल को समझते हैं। टाइटल मतलब क्या? सरफेस, समझे ना? तो देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो भी बात होगा ना, आपको 3D का बात होगा और सॉलिड शेप का बात होगा। 3D और सॉलिड का, ठीक? आपको अब देखो, आप 2D जानते हो, 2D होता है, 3D होता है, 3D भी आप जानते हो और सॉलिड ये भी आप जानते हो। ऐसा नहीं कि आप क्लास 8 में नहीं पढ़े हो। क्लास 8 में आप पढ़े हो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 8 में क्या पढ़े हो? क्लास 8 में देखो, आप क्यूब और क्यूबाइड का बात पढ़े हो और उसके बाद सिलेंडर का, बस। अब इसमें देखो, कोन भी आ जाएगा, हेमिस्फीयर भी आ जाएगा, सिलेंडर आ जाएगा। सिलेंडर तो पहले से था, सिलेंडर रहेगा ही, स्फीयर होगा, ये सब रहेगा, मतलब 2-4 शेप और आ जाएगा, ठीक? तो उसका हम क्या निकालेंगे? उसका सरफेस एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए ना कि सरफेस एरिया क्या होता है। अब जैसे मान लो, देखो, हम रेक्टेंगल जानते हैं, एक 2D होता है। 2D का मतलब क्या होगा? जिसकी 2 डायमेंशन होते हैं। डायमेंशन मतलब क्या? लेंथ और ब्रेथ, समझ गए? तो हम यहाँ पर मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, या आप मान लीजिए एक स्क्वायर ले लेते हो आप, ये भी एक 2D है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक सर्कल ले लिए, समझ गए? ये सब प्लेन फिगर है, समझ गए? अब देखो, ये 3D शेप नहीं है ना भाई, सर्कल का कोई हाइट थोड़ा होगा, ये ट्रायंगल है, ये सब 2D है, ठीक ना? तो अब इसमें हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं भाई। सरफेस एरिया, देखो, एरिया हम ऐसे जनरली बोलते हैं, सरफेस एरिया नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, सरफेस का मतलब क्या हुआ? अब इसमें एक ही सरफेस दिख रहा है, आप इसको अब ऐसा नहीं देखो। जब आप 3D देखोगे तो 3D में 3 डायमेंशन होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट होगा। सॉलिड भी वैसे ही कुछ होगा, वो 3D ही सॉलिड है मान लीजिए। अब कुछ मतलब सॉलिड मतलब आप समझ ही रहे हो, ठीक? आप पहले से पढ़े सॉलिड, लिक्विड, गैस, समझे ना? सॉलिड तो आप पहले से फैमिलियर हो, तो वही चीज़ है। तो अब वो शेप क्यूब होगा, या तो क्यूबाइड होगा, या तो सिलेंडर होगा, या तो कोन होगा, या तो स्फीयर होगा, यही होगा। अब वो 3D और सॉलिड कोई भी हो सकता है, ठीक ना? 3D मतलब वही सॉलिड, कुछ अलग नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम इसमें एरिया का बात करेंगे। अब ऐसा नहीं बोलते हैं ना कि चलो आप रेक्टेंगल का सरफेस एरिया निकालो, या ट्रायंगल का सरफेस एरिया निकालो, या स्क्वायर का सरफेस एरिया निकालो, या सर्कल के सरफेस एरिया निकालो। ऐसा हम बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है एक ही सरफेस होता है, एक ही सरफेस होता है। सरफेस मतलब क्या? ये सरफेस है, समझ गए? देखो, अब हम 2D तो हम लोग जानते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम 2D पहले से नहीं जानते, 3D भी आप जानते हो। देखो, आपको इस चैप्टर में या कहीं भी अगर हम आपसे बोलें कि क्या आप 2D कहीं देखते हो? नहीं देखते हो। आप किस तरीके से 3D को देखते हो? 3D ही 2D होता है, समझ गए? कहेंगे कैसे सर? 3D 2D का मतलब क्या हम बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए बोर्ड है, अगर आप बोर्ड को देख रहे हो, अगर आप ये बोर्ड को देख रहे हो तो आप कैसे देख रहे हो? अगर पूरे बोर्ड को देख रहे हो तब तो 3D हो जाएगा। मतलब सारा आपका खेल है, आप कैसे आप उसको देख पा रहे हो, मतलब आप उसको कैसे विजिबल कर पा रहे हो, समझ गए? देखने की तरीका आपको बस देखने के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, ये नहीं है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, तो आप बोर्ड को क्या बोल रहे हो? रेक्टेंगल बोलोगे। तो आप रेक्टेंगल कैसे बोलोगे? अगर आप अपने से पूछो कि रेक्टेंगल कैसे बोलोगे, यानी एक सरफेस को देख रहे हो, इसको देख रहे हो सिर्फ। अब ये लेंथ और ये ब्रेथ हो गया, और ये इसकी थिकनेस हो गया। अगर आप पूरे को देख रहे हो, पूरे बोर्ड को देख रहे हो, तब तो 3D हो जाएगा। तो 2D तो हम कहीं देखते ही नहीं है। 2D हम देखते कहाँ हैं? 2D कहीं होता ही नहीं,
ऐसे अगर देखोगे तो आप देख रहे हो तब उसको बता रहे हो, आपको देखने के हिसाब से आप डिसाइड कर रहे हो। यानी आपके आसपास जो भी कहीं आपको दिखता है 2D दिखता ही नहीं है, सब 3D है। हम लोग भी 3D है, सब 3D है, समझे। 2D होता ही नहीं है, बस 2D हम विजुलाइज करते हैं। आप कैसे विजुलाइज करो, कौन शेप को कैसे देख रहे हो वो आप डिसाइड करो। यानी आप एक बुक को देख रहे हो तो बुक को एक फेस को देख रहे हो तो आप एक रेक्टेंगल बोल रहे हो। अगर सभी फेस को देखने लग रहे हो, सभी सरफेस को देख रहे हो, समझे, जितने भी उसमें सरफेस होंगे वो एक 3D हो जाएगा, समझ गए, या सॉलिड होगा। बात समझ रहे हो ना। तो आप देख कैसे रहे हो। अब हम बोलें कि चलो एक कल आप एक रेक्टेंगल लेकर आना, हाथ में एक रेक्टेंगल लेकर आना। अब लेकर आप आओगे? नहीं आओगे। रेक्टेंगल लेकर कैसे आओगे? कहोगे हम बुक लेकर आ जाएंगे। सर बुक लेकर आओगे तो 3D होगा ना। रेक्टेंगल आप लेकर आओगे, हाथ में रेक्टेंगल ले लोगे, स्क्वायर ले लोगे, सर्कल ले लोगे, ले ये नहीं पाओगे, आपसे डाइजेस्ट नहीं होगा, बनेगा ही नहीं, होता ही नहीं है कुछ। सोचो, होता ही नहीं, तो फिर क्यों पढ़ते हैं। यानी सर सब खेल इमेजिनेशन का है। आप देख कैसे रहे हो, आप विजुलाइज कैसे कर रहे हो, समझे। ये यहाँ पर आपको ये थिंकिंग आपको होना चाहिए कि मतलब हम शेप को देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हो तो देख कर डिसाइड कर रहे हो कि मतलब रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि क्या है, और कहीं कुछ नहीं होता है, समझे। रियल में कहाँ होता है बताओ, रियल में कहाँ होता है। आप देख रहे हो तभी ना डिसाइड कर रहे हो, समझे। तो हम जो निकालेंगे वो 3D का और 3D वगैरह का बात होगा यहाँ पर, ठीक ना। तो सरफेस एरिया निकालेंगे और वॉल्यूम निकालेंगे। तो अगर हम पूछें कि सरफेस एरिया और एरिया में क्या डिफरेंस है, अगर हम पूछें कि सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है, तो सरफेस एरिया मतलब वही जो शेप बना हुआ है, वही ना जो शेप बना हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कोई एरिया तो आप जानते हैं ना, एरिया क्या होता है। एरिया का मतलब जब शेप कोई बनाते हो, कोई भी शेप बनाते हो, वो कितना ऑक्युपाइड करता है प्लेस, स्पेस कितना ऑक्युपाइड करता है, उसी को हम एरिया बोलते हैं। और वही सरफेस ही है, क्योंकि सरफेस में एक फेस नहीं होगा ना, कई फेस हो जाएगा। क्योंकि 3D होगा तो कई फेस होगा। अब जैसे मान लीजिए क्यूब है तो क्यूब में 6 फेस होगा, क्यूबाइड में भी 6 फेस होगा। तो हम वहाँ पर एरिया के बजाय क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। अब सरफेस एरिया का मतलब है कि मान लीजिए जहाँ जहाँ हम टच कर सकते हैं उसको सरफेस एरिया बोलेंगे। भाई एरिया का मतलब क्या है कि जहाँ हम छू सकते हैं वहीं पर एरिया निकालेंगे। अब जब हम छूए नहीं पाएंगे तो वो एरिया होगा ही नहीं। वो भी होगा लेकिन वो वॉल्यूम में आ जाएगा, वो वॉल्यूम में आ जाएगा। जैसे हम पूछे कि दोनों में डिफरेंस बताओ क्या होता है, तो जब दोनों में डिफरेंस बताओगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, तो ये मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी है और ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। तो आखिर इन दोनों की क्वांटिटी कैसे चेंज हो गया है, जानते हो ना। क्वांटिटी या पढ़े हो कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, समझ गए। तो हम इसको जब मेजर करेंगे वॉल्यूम को तो अलग क्वांटिटी में मेजर करते हैं, और इसको मेजर करेंगे तो अलग क्वांटिटी में मेजर करेंगे। हम सरफेस एरिया से हम वैल्यू में नहीं जा सकते हैं। तो सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि कोई भी अगर शेप बनाते हो 3D में, जैसे मान लीजिए क्यूबे बनाते हो तो क्यूब में 6 फेस को हम टच कर सकते हैं, 6 फेस को टच कर सकते हो, उसकी हम एरिया निकालेंगे तो हम सरफेस एरिया बोलेंगे। 6 फेस को टच कर रहे हो तो सरफेस एरिया होगा। अगर 4 फेस को टच कर रहे हो तो LSA होगा, जो लेटरल सरफेस एरिया बोलते हो। तो एक तो होगा टोटल सरफेस एरिया और एक होगा लेटरल सरफेस एरिया, समझ गए। एरिया में भी 2 होता है। आप देखो जब चैप्टर को पढ़ना तो आप विजुलाइज करना, मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप विजुलाइज करो, समझो थोड़ा सा बातें, समझे। कि जब हम 2D होता है ना तो 2D का एरिया कैसे निकालते थे, क्यों निकालते थे 2D कहीं आप बताइए कहाँ आप देखे हो 2D। आप देख रहे हो, विजुलाइज करो, बोर्ड पर बनाया हुई देख रहे हो, और कहीं नहीं है। कहाँ है बताओ बताओ, आप सोचो थोड़ा देर के लिए। हाँ, अगर आप कहीं देख भी रहे तो आप सोच रहे हो इस तरीके से होता है, आप देखने की तरीका बदल दे रहे हो। देखने की तरीका बदल दो, शेप बदल जाएगा। देखने एक कोई शेप देखो, एक शेप को कई तरीके से देखो, आपको कुछ अलग अलग दिखने लगेगा। हाँ, आप देख कैसे रहे हो, मतलब हमारा खेल सारा इमेजिनेशन का है। आप देख कैसे रहे हो, विजुलाइज कैसे कर रहे हो, उससे शेप डिसाइड होता है, समझे। तो ये चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पर सरफेस एरिया, आप समझ गए ना। सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि आप जहाँ जहाँ टच कर सकते हो वो सरफेस एरिया होगा। और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। मान लो अगर हम पूछे कि वॉल्यूम क्या होगा तो बताइए
वैल्यूम क्या होगा? वैल्यूम का मतलब हुआ कि क्या है, मतलब जहाँ जहाँ आप टच कर सकते हो वो आएगा, और जो नहीं टच करो वो भी आ जाएगा। मतलब वो जितना ऑक्युपाइड किया है, मतलब आप टच करो ना करो सब आ जाता है, वो वैल्यूम होता है। जैसे एक बोतल है, एक बोतल में पानी आप भरे हो, तो एक बोतल में पानी भरे तो कुछ बोतल के पानी के कुछ पोर्शन को आप टच कर सकते हो, लेकिन कुछ पोर्शन को आप टच नहीं कर सकते हो। तो टच किए और जो नहीं किए वो सब आ जाएगा, समझ गए? तो वैल्यूम होता है। वैल्यूम का मतलब हुआ कि जो टच किए वो और जो नहीं किए वो भी सब इंक्लूड हो जाता है, उसको हम वैल्यूम बोलते हैं। वैल्यूम भी कहीं ना कहीं एरिया ही है, क्योंकि अगर हम बोलें कि वैल्यूम में क्या सरफेस एरिया इंक्लूड है कि नहीं है, है भाई, सरफेस लेगा ना, लेगा कि नहीं लेगा? और जो ले रहा है सरफेस, तो वो जो हम टच कर रहे हैं तो हम उसको सरफेस एरिया में रख देते हैं, और जो नहीं टच कर रहे हैं उस वैल्यूम में रख देते हैं। समझ गए? समझ पा रहे कि नहीं? वैल्यूम का मतलब हुआ, सरफेस एरिया का मतलब हुआ, सरफेस एरिया में जहाँ जहाँ हम टच कर सकते हो वही पोर्शन होगा, और वैल्यूम में जहाँ जहाँ हम टच कर रहे हैं जहाँ जहाँ नहीं कर रहे हैं वो सब मिलाकर बात होगा वैल्यूम। समझ गए? तो ये चीज़ है, बात समझ पा रहे कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पर वैल्यूम जब निकालेंगे तो अब हम बोलेंगे चलो रेक्टेंगल की वैल्यूम निकालो। अरे रेक्टेंगल की वैल्यूम ही एग्जिस्ट नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा? सोचने वाली बात है ना, क्योंकि 2 डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ होता है, 3D है ही नहीं। तो 3D नहीं है तो फिर हम रेक्टेंगल पढ़े क्यों? हमको तो हाँ, यानी आपको 2D से 3D का बात होगा, 3D से 2D का बात होगा, मतलब आपस में लिंकिंग है ना जी। जब आप क्यूबाइड बनाओगे तो एक पोर्शन को देखोगे, मान लो एक क्यूबाइड में एक फेस को देख रहे हो, तो जब एक फेस को देखोगे तो क्या बनेगा? अगर मान लीजिए क्यूबाइड है, ये मान लीजिए क्यूबाइड है, बोर्ड एक क्यूबाइड है, तो आप एक फेस को देख रहे हो तो रेक्टेंगल है। ये सिर्फ एक फेस को देख रहे हो तो भी रेक्टेंगल है, समझ गए? तो वो मतलब जो क्या है, 2D के टुकड़े टुकड़े से बना हुआ है 3D, 2D के टुकड़े टुकड़े से बना हुआ है। बना है कि नहीं बना है? 2D के टुकड़े टुकड़े से बना है, मतलब कई 2D को जोड़ रहे हो, कई 2D को जोड़ोगे तो 3D बनेगा, समझे? तो ये कहने का मतलब है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले किसका बात करेंगे? इसमें सबसे पहले देखो क्यूब का बात करेंगे और क्यूबाइड का बात करेंगे, ठीक ना? पहले इन दोनों को समझते हैं, और ये पहले से भी आप पढ़े हो, ठीक ना? तो अब मान लीजिए क्यूब और क्यूबाइड का बात होगा, तो इसमें क्या पूछेगा? इसमें पूछेगा कि TSA बताओ, LSA बताओ और वैल्यूम बताओ, ठीक? ये 3 चीज पूछेगा। TSA का मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया, और LSA का मतलब हो गया लेटरल सरफेस एरिया, और वैल्यूम तो आप समझ ही रहे, कैपेसिटी हो गया, ठीक ना? तो अब यहाँ पर TSA और LSA का बात होगा, तो आप एक चीज नोटिस करो कि कैसे समझोगे कहाँ पर TSA होगा, कहाँ पर LSA होगा, ये आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा रहना चाहिए। वैल्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूम का बात हो रहा है तो वैल्यूम लगा दो। कहीं कहीं आपको शेप में ये समझना पड़ता है कि हम वहाँ TSA निकालेंगे कि LSA निकालेंगे, तो आपको ये दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा भाई, ये दोनों में डिफरेंस तो समझना पड़ेगा ना कि TSA और LSA में क्या डिफरेंस होता है, ठीक ना? अब क्यूबाइड में भी TSA LSA और वैल्यूम होगा, सिलेंडर में भी होगा TSA LSA और वैल्यूम होगा। LSA के बजाय CSA बोलते हो, LSA भी बोल देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोन में भी TSA LSA और वैल्यूम होगा। स्फीयर में अब देखो, स्फीयर में ये नहीं पोर्शन होता है, सिर्फ सरफेस एरिया में वैल्यूम हो जाएगा। तो अब हेमिस्फीयर में तीनों हो जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, हाँ क्यों नहीं होगा, ये रीजन आपको जानना है, समझ गए? ठीक है। अब जैसे देखो, तो सबसे पहले फार्मूला हमको याद नहीं हो रहेगा, कोशिश करेंगे कि हम फार्मूला को ऐसे ही डिराइव कर लें। अब आपको इमेजिनेशन का खेल, अगर आप इमेजिनेशन नहीं किए तो कैसे होगा बताओ? तो क्यूबाइड आप पहले से जानते हो कि जिसमें लेंथ होगा और ब्रेथ होगा और हाइट होगा, ठीक ना? अब मान लो हम क्यूबाइड अगर बोर्ड पर बनाते हैं तो कभी बनेगा ही नहीं। आपको बनाए हैं तो बोर्ड पर बनाए तो आप 6 फेस बोर्ड पर काउंट कर लोगे? नहीं, आपके दिमाग में 3 ही दिखेगा, और 3 एक्स्ट्रा आप सोच रहे हो तब दिख रहा है 6 ठो। भाई बोर्ड पर जैसे मान लीजिए हम क्यूबाइड ये बनाते हैं, तो हम पूछेंगे चलो 6 सरफेस बताओ किधर है, थोड़ा बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ये, क्योंकि बोर्ड क्या है, एक प्लेन फिगर है ये। अब बताइए कहाँ आपका 6 फेस है? ये मान लीजिए क्यूबाइड है, इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, और इसको ब्रेथ, और इसको हाइट, ये 3D हो गया।
अब यहाँ पर देखो, आप इसको सोच रहे हो कि ऊपर है कि नीचे है, तो आप सोच रहे हो, क्योंकि 3D क्या होता है ना कि 3D विजुअलाइज वाला है, इमेजिनेशन वाला है। बोर्ड पर आप बना रहे हो तो रफ फिगर है ये, दिस इज नॉट रियल फिगर। रियल फिगर आपके सामने आसपास, उसको देखो, ऑब्जर्व करो, थिंक करो, सोचो, समझे? ये नहीं है, बोर्ड पर नहीं है, ये रफ डायग्राम है, बस आपको होप के लिए बनाया जा रहा है कि जिंदा रहो, समझे? हाँ, जिंदा तो जरूर रहोगे, लेकिन आप जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक बढ़िया से जिंदा नहीं रहोगे। हाँ, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, ठीक। तो अब इसमें क्या बात करेंगे? टीएसए का बात करेंगे। तो अब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डिफरेंट होता है। अब मान लो, सोचो कि लेंथ ब्रेथ 2 सेम हो गया और हाइट अलग हो गई, तो भी हम क्यूबाइड में ही कंसीडर करेंगे। मान लीजिए इसमें से 2 डायमेंशन सेम है और तीसरा अलग है, तो भी हम क्यूबाइड में ही डिफरेंस क्यूबाइड ही रखेंगे। अगर तीनों सेम है तो क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर से हम जनरेट करते हैं, स्क्वायर से बनाते हैं, तो ये कुछ है। तो अब यहाँ पर टीएसए का कैसे फार्मूला निकालेंगे? तो टीएसए का फार्मूला निकालने के लिए क्या होगा? अब जैसे एक रूम में बैठे तो रूम से आप निकाल लोगे एरिया, मान लीजिए फार्मूला भूल गए तो रूम आपके सामने, रूम में बैठे हो, रूम से निकाल लोगे एरिया, ठीक ना? तो कैसे निकालोगे बताओ? आप निकालोगे कैसे? रेक्टेंगल के हेल्प से। अब रेक्टेंगल काइट होगा, मान लीजिए ये रूम है, तो अब देखिए इस सरफेस का हम एरिया निकालते हैं, इसका। तो अब देखो, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। तो ये ब्रेथ और हाइट, तो b इंटू एच हो जाएगा, और इसके जो अपोजिट होगा वही b इंटू एच होगा, और प्लस अब इस सरफेस का हम एरिया निकालते हैं। तो l ये माने है, l ये माने है और h ये माने, तो l इंटू एच, और फिर इसके इन फ्रंट ऑफ, मतलब जो अपोजिट में होगा वो भी l इंटू एच होगा। और बचा अब क्या? एक नीचे वाला बचा है, तो ये और टॉप और बटम सेम ही होगा। अब कहीं बटम का बात नहीं करेगा, कहीं टॉप का बात नहीं करेगा। तो अब फार्मूला में मत भूल जाना कि आप क्या करेंगे, समझ गए? एलएसए में हम एरिया 4 वॉल्स भी बोलते हैं, पढ़े भी हो। 4 वॉल्स का मतलब 4 दीवार का क्षेत्रफल, अगर हिंदी में बात करें तो चारों दीवार, टॉप और बटम को एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका बात करेंगे तो ये L है और B है, तो B L इंटू बी और प्लस L इंटू बी। अब एरिया का जो मेजरमेंट होता है, आपको पता है कि एरिया का मेजरमेंट क्या होता है। एरिया का मेजरमेंट हम स्क्वायर में दिखाते हैं, स्क्वायर यूनिट दिखाते हैं। तो ये करोगे तो 2b इंटू एच होगा और 2l इंटू एच होगा और प्लस 2 इंटू एल इंटू बी होगा। जब इसमें से 2 निकालोगे तो एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होगा। यही आपको फार्मूला ध्यान रखना है, समझ गए? हो गया। तो क्या आप देखो, मैक्सिमम आपको कोशिश करेंगे फार्मूला ऐसे ही कुछ एक्सप्लेन कर दें, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत 1-2 ठो याद करना पड़ जाएगा, हैं? नहीं, आई विल एक्सप्लेन, समझे? कोशिश करेंगे, समझे कि नहीं? तो ये हो गया। अब मान लो यहाँ पर देखो, अब इसमें क्या करना था, टॉप और बटम को हटा देना है। जब टॉप और बटम को हटाओगे तो 2 इंटू एल इंटू बी हट जाएगा। तो ये फार्मूला आप समझ ही रहे हो कि एल से अब क्यूबाइड हो जाएगा। क्या एल से अब क्यूबाइड हो जाएगा? 2l प्लस बी इंटू एच हो जाएगा, एल एच प्लस बी एच होगा। वो माइनस कर दिए, टॉप और बटम को माइनस कर दिए। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आप निकाल सकते हो, ऐसा कोई ज़्यादा वो नहीं है, समझे ना? ये समझ रहे हो ना? रूम ले लेना, रूम को टॉप और बटम को हटा देना। अब रूम के लेंथ ब्रेथ हाइट एज्यूम करके रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला आप जानते ही हो, जोड़ देना, चारों को आ जाएगा। भाई 4 फेस होगा ना, 4 सरफेस होगा। टॉप और बटम को छोड़ दिए तो 4 सरफेस होगा ना, 4 ना दीवार होगा, तो चारों को जोड़ देना। अब दीवार को लेंथ और ब्रेथ को कैसे माने हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो ये चीज़ है। तो ये हो गया। अब आते हैं वॉल्यूम पर, समझे? अब वॉल्यूम पर आओगे तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे बताओ? वॉल्यूम के लिए देखो, अब मान लीजिए वॉल्यूम जब निकाल रहे तो सोचो, थोड़ा देर के लिए आप सोचो क्या वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। तो सोचो, मान लो ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो ये तो 3D है नहीं। अब थोड़ा देर के लिए सोचो कि फिर रेक्टेंगल हम बनाए हैं, इसी पर ओवरलैप किए हैं, फिर रेक्टेंगल बनाए हैं, तो कुछ ऐसा समय आ जाएगा कि ये ऊपर उठने लगेगा। तो इमेजिन करो कि ये इसकी कुछ हाइट हो जाएगा, और लेंथ तो ये है, हाइट तो ऐसे ही ना आएगा, और ये ब्रेथ है, तो हाइट ही ऐसे आएगा, हाइट ऐसे आएगा, हाइट ऐसे आएगा, तो ये हाइट हो जाएगा। तो अगर हम इसका एरिया बोले तो आप एल इंटू बी करोगे, और देखो कई रेक्टेंगल को जोड़ रहे हैं तब ना बन रहा है
क्यूबाइड। तो मान लेते कि n रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो l इंटू बी होगा। तो मान लेते 5 ठो रेक्टेंगल का एरिया होगा, 5 रेक्टेंगल को आपस में जोड़ दोगे, ऐसे रेक्टेंगल है, फिर ऐसे जोड़ रहे हो, फिर ऐसे जोड़ रहे हो, तो 3D शेप ले लेगा। जैसे आप इमेजिन करो कि एक मान लीजिए रूम है, एक रूम का फ्लोर है, रूम के फ्लोर में पानी पहले फैलेगा, पानी ऊपर उठेगा, समझ गए, तब ना ऊपर उठेगा, पहले एरिया कवर करता है ना, तब ना हाइट आएगा उसका। कुछ पहले एरिया लेता है तभी वॉल्यूम होगा, बिना एरिया का वॉल्यूम कैसे होगा? सोचो, पहले एरिया फिर वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम नहीं, पहले एरिया, पहले चारों तरफ फैलेगा तब उसकी हाइट कुछ आएगा, तब वो 3D शेप लेगा। पहले फ्लोर पर फैलेगा पानी। तो सोचो कि एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, अब उसमें हम 4 रेक्टेंगल को जोड़ रहे हैं। मान लो एक मेरे पास कोई पेज है, कोई एक पेपर है, अब पेपर को सामने वाले पेज को देख रहे हो, मतलब वो इन फ्रंट ऑफ, मतलब वो सरफेस ऊपर वाले को देख रहे हो। अब उसमें कई पेज, अब उसकी कोई थिकनेस है ही नहीं। कहोगे कि एक पेपर ले लेंगे तो उसकी थिकनेस होगा तो 3D बन जाएगा ना। आपको इमेजिन करना है कि जब पेपर हम लिए हैं तो सिर्फ हम ऊपर वाला फ्रंट पेज देख रहे हैं, मतलब ऊपर का सरफेस देख रहे हैं, अपर मोस्ट देख रहे हैं। तो जब अपर मोस्ट को देख रहे हो, अब उसमें कई पेज को जोड़ोगे तो मोटा हो जाएगा, तो 3D बन जाएगा। तो अगर हम एक एरिया निकाल लें, एक का एरिया निकाले, एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, तो हाइट जा रहा है, तो हाइट जा रहा है, तो उसमें नंबर मतलब नंबर ऑफ पेपर, मतलब जितना पेज ले लिए। तो अगर हम एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर 10 रेक्टेंगल का, अब जैसे देखो ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, एक जैसा है मान लो, और ये भी एक जैसा है, ठीक, और ये भी एक जैसा। देखो हम तुम लोग को कोशिश करें कि थोड़ा आप जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से पढ़ाई होता नहीं है। मान लो अब देखो इस रेक्टेंगल को हम यहीं पर रख दिए, इसको भी उठाकर यहीं पर रख दिए, इसको भी उठाकर यहीं पर रख दिए, तो 3D बन जाएगा ना। तो अब देखो, अब हमको पता नहीं है, मान लेते हैं कि कितना भी रेक्टेंगल हो सकता है, सब आपस में मतलब ऐसे स्टैक है, मतलब जोड़ा हुआ है, समझ गए। तो जब जोड़ोगे एक रेक्टेंगल से दूसरे रेक्टेंगल, तीसरे रेक्टेंगल को, तो मान लीजिए कितना भी रेक्टेंगल जोड़ोगे तो 3D बन जाएगा। तो मान लेते हैं इसका एरिया निकाल लिए L इंटू बी, ठीक, और इंटू कर दिए n, इंटू कर दिए n, ये हो गया वैल्यू। कहेंगे वही तो लिख दिए सर, नहीं, वो क्यों लिखे हैं? देखो हम क्या किए, एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर n का इंटू कर दिए हैं। अब क्योंकि n क्या है, n रेक्टेंगल है, क्योंकि आपस में जोड़ रहे हैं। अब n रेक्टेंगल है तो n रेक्टेंगल का मतलब क्या, हाइट है ना जाएगा, तो n की जगह पर हाइट रख दिए, तो ये हो गया L इंटू बी इंटू एच। तो कहेंगे कौन इतना सर समझेगा, अब सीधे याद कर लेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है। नहीं, हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि कई रेक्टेंगल को जोड़ोगे, एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, तो अब ये कुछ हाइट आ जाएगा ना। तो अब किसके वजह से आ रहा है, n रेक्टेंगल की वजह से आ रहा है। अब n के जगह 5 रेक्टेंगल होगा, 10 रेक्टेंगल होगा, लेकिन हमको तो जनरल निकालना है ना, अब वो कोई भी क्यूबॉइड के लिए निकालना है। तो हम ये लेकर चलेंगे कि इन रेक्टेंगल रख लिए हैं, एक साथ जोड़े हैं, स्टैक कर दिए हैं, एक साथ जोड़े हैं, कई रेक्टेंगल को ऐसे जोड़े हैं। ऐसे बुक है ना, बुक का ढेर रखते हो, ऐसे बुक है तो एक बुक दूसरे पर रखोगे, तीसरे पर रखोगे तो 3D बनेगा। अब बुक का एक ऊपर और अपर मोस्ट देखोगे तो रेक्टेंगल है, समझे। अब कई बुक है तो 3D बन जाएगा, तो वो चीज़ है, समझ गए कि नहीं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होगा, समझ गए, याद नहीं कर रहे हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है क्या, कि ऐसा हो क्यों रहा है, समझ गए। जैसे मान लीजिए एक रूम है, एक रूम में पानी अगर भर रहा है, तो अगर हम बोले हैं कि हाइट यहाँ तक आ गया पानी का, पहले यहाँ तक था, अब यहाँ तक आ गया या यहाँ तक आ गया, तो बताइए एरिया में फ़र्क पड़ेगा? इस रूम के फ्लोर पर पानी जो भी है, एरिया पर फर्क पड़ेगा, वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा, एरिया में फ़र्क नहीं पड़ेगा, एरिया वही रहेगा। क्योंकि ऊपर पानी कब आएगा, ऊपर पानी कब आएगा, ऊपर पानी कब आएगा, जब चारों तरफ पानी फैलेगा तब ऊपर पानी आएगा। तो एरिया में फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू में फ़र्क पड़ता है। तो वैल्यू में फ़र्क किसके वजह से पड़ रहा है भाई, वैल्यू किस पर डिपेंड है, हाइट पर है, एरिया पर नहीं है, समझ गए। हाइट पर डिपेंड कर रहा है, हाइट पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हाइट को बढ़ाओगे वैसे वैसे कैपेसिटी बढ़ता जाएगा। हाँ, लेंथ ब्रेथ पर तो डिपेंड है ही, क्योंकि वो तो हम ये नहीं करें, मतलब हम आखिर वो 3D शेप ले कैसे रहा है, ये हम कहने का मतलब है मेरा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, तो हम ये समझ गए।
समझ में आ रहा कुछ बातें? ठीक है, अब जैसे देखो, कोशिश करेंगे पूरा फॉर्मूला इसमें समझा दें, समझ गए कि नहीं? अब देखो कुछ सुनोगे तो जरूर है आपको क्या आएगा, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग तो अपना भी लगाओगे, समझे? मेरे पास तो कोई ऐसा कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं कि आपको दिखा दिए। देखो, हो सकता है कि आप बोर्ड देखोगे तो दिमाग नहीं चलेगा, कुछ ऐसी चीज़ हो जाता है कि सामने दिखता है तो आपको कठिन मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो जब तक आप दिमाग को रगड़ोगे नहीं, समझ गए? दिमाग को रगड़ोगे नहीं तब तक नहीं होगा, समझे ना? अरे जानते हो ना, एक कोई चाकू है मान लीजिए, उसकी धार चला गया है, धार समझते हो ना? तो हम उसको पत्थर पर रगड़ते हैं तो धार आ जाता है, आ जाता है ना, तो रगड़ना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए बोर्ड है, अब बोर्ड पर हम आपको विजुलाइज करा दिए, दिखा दिए, तो हो सकता है कि हम इतना आसान तरीके से दिखा दिए ना कि आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको थोड़ा बहुत कठिन भी सोचना पड़ता है, समझ रहे हो ना? तभी आपका दिमाग खुलेगा, नहीं तो इतना आसान पढ़ते पढ़ते इतना आसान बन जाओगे ना कि क्या बताएं, समझे? तो थोड़ा सा आपको मुश्किल भी लगना चाहिए। चलो देखो इधर, तो यहाँ पर देखिए, अब आते हैं क्यूब पर, बात आते हैं, समझ गए? तो क्यूब को हम उसी में रिप्लेस कर देते हैं। भाई क्यूबाइड का अगर हम बोले हैं कि TSA क्यूबाइड क्या होगा, TSA क्यूबाइड जो होगा 2LB + BH + LH होगा। LSA क्यूब, अरे LSA क्यूबाइड 2LB L + B H हो जाएगा। यूनिट स्क्वायर यूनिट तो दोनों तो एरिया ही है, देखो ए लगा है दोनों में। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LBH। अब हम जानते हैं कि LBH बराबर होता है, तो हम इसको x मान लेते हैं क्योंकि साइड ए होगा। अब साइड की जगह पर कहीं कहीं एज लिख दिया है, क्यूब का एज लिख दिया है, तो साइड ए लेकर चलना। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होता है, तीनों इक्वल होता है तो क्यूब होता है। स्क्वायर से हम बनाते हैं, देखे हो ना ऐसे कुछ, ये कुछ। अब देखो ये तो फर्जी डायग्राम है, आप तो समझ ही रहे हम कई बार बोले हैं। देखो रियल डायग्राम तो आपके दिमाग में बनेगा, बोर्ड पर नहीं बनेगा, समझे? ये जो डायग्राम बना है फर्जी डायग्राम है, समझे? आपके ये जो रियल डायग्राम अगर आपको चाहिए तो आपके दिमाग में बनेगा, या आसपास सामने आपका देखोगे तो कहीं आसपास देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बोर्ड पर थोड़ा मिलेगा, बस रख दिया गया ऐसे, समझे? ठीक है, तो अब इसमें भी वही बात करेगा, TSA LSA और वॉल्यूम, तो उसी को रिप्लेस कर दो LBH को। तो अब देखो TSA क्यूब क्या होगा, अब इसको तो अलग से समझना नहीं है क्योंकि ये x उसी में रख दो 2x × x x × x x × x, तो 6x² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 साइड स्क्वायर, साइड मतलब ये, तो ये हो गया TSA का फार्मूला। TSA क्यूब हुआ ना 6 साइड स्क्वायर, साइड दिया रहेगा आपको, साइड नहीं दिया रहेगा तो कुछ और बात करेगा। अभी हम एग्जाम्पल वगैरह लेंगे ना, छोटा छोटा एग्जाम्पल लेंगे, धीरे धीरे हम लोग एक्सटेंड करेंगे आगे की ओर। ये तो अब हो गया LSA क्यूब। अब ये देखो LSA क्यूब, तो LSA क्यूब मतलब 2L + B × H था। अब यहाँ पर x + x × x तो हो गया 4x² यानी 4 साइड स्क्वायर। तो ये हम फॉर्मूला याद रखेंगे इसका, समझे? समझ रहे हो, ये चीज़ है। अब वॉल्यूम में क्या होगा, LBH होगा क्यूबाइड का, तो उसी में रख देना है। करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब LBH x × x × x x क्यूब हो गया, साइड का क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। तो इन दोनों समझ गए, तो दोनों में ये पूछेगा कि LSA TSA कहीं कहीं नहीं रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा। अब LSA कहीं लिख दिया, कहीं एरिया 4 वॉल्स लिख दिया, कहीं बोल दिया कुछ और, कहीं कहीं लिखा ही नहीं है, तो वहाँ हम समझा देंगे कि देखो LSA क्यों निकाल रहे हैं, TSA क्यों निकाल रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको एरिया में होता है, वॉल्यूम में तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। वॉल्यूम में क्या प्रॉब्लम होगा, वॉल्यूम तो समझ में आ जाएगा ना। वॉल्यूम पहचानोगे कैसे, वॉल्यूम का जो मेजरमेंट होता है क्यूबिक में होगा, क्यूबिक यूनिट होगा, अब समझ गए, और इसका होगा स्क्वायर यूनिट होगा।
तो ये तो ओ यूनिट से भी हम पहचान जाएंगे कहीं कहीं, समझे, कहीं कहीं यूनिट से पहचान जाएंगे कि आखिर वो मेजर क्या किया गया है, मतलब वो कौन सी क्वांटिटी को मेजर किया है, तो यूनिट से पहचान होता है, समझ रहे हो ना। तो कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा, कहीं कहीं नहीं लिखा रहेगा। और मान लीजिए कहीं लिख दिया है सरफेस एरिया, अब क्यों पूछा है, समझे, तो सरफेस एरिया सिर्फ लिखा है, तो जब सरफेस एरिया लिखा रहेगा तो हम टीएसए ही लगाएंगे, समझे। अब ऐसे लिखा है सरफेस एरिया लिखा है, तो कहीं कहीं लिख दिया टीएसए, तो ठीक है, वो तो समझ ही नहीं, टीएसए ही लगाना है। कहीं कहीं सरफेस एरिया लिख दिया तो सरफेस एरिया ही लगाएंगे, सरफेस एरिया मतलब टीएसए ही लगाएंगे। और कहीं कहीं क्वेश्चन में सरफेस एरिया बोल देगा, लेकिन उस क्वेश्चन में कुछ ऐसे बात कर लेगा, तो मत सोच लेना कि हमेशा हम सरफेस एरिया बोला है तो हम वो टीएसए ही लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन को भी थोड़ा समझेंगे कि आखिर उसमें सरफेस एरिया निकालना है कि क्या निकालना है, समझ रहे हो। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे, समझे कि नहीं। अब आते हैं सिलेंडर का, आते हैं ना सिलेंडर का। सिलेंडर में भी देखो क्या पूछेगा, वॉल्यूम, ठीक, टीएसए और सीएसए, समझे। अब देखो हम बोले हैं ना कि आप कोई शेप ले लो, कोई भी आप कोई शेप ले लो और उसको आप बनाने की तरीका बदलते रहोगे, शेप अलग अलग फॉर्म लेता रहेगा, समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए एक पेज ले लिए, तो पेज ले लिए तो उसको मोड़ दो तो सिलेंडर बन जाएगा। पेज को पूरे देख रहे हो तो क्यूबॉइड है, पेज को एक सरफेस देख रहे हो तो रेक्टेंगल है। अब पेज में साइज में भी अगर लेंथ मेरे सेम हो गया तो स्क्वायर है, और तेरे कहीं कुछ है ये नहीं है, मतलब आप एक ही चीज़ को आप अलग अलग तरीके से विजुलाइज कर रहे हो तो शेप अलग अलग हो जा रहा है। अब उसको थोड़ा सा बना दो, कुछ फोल्ड कर दो अलग तरीके से, तो पता चला कि कोन भी बन गया, समझ रहे हो ना। मतलब आपको कुछ है नहीं, अलग अलग कुछ नहीं, मतलब आपको बस ये समझाना चाह रहा है कि आप विजुलाइज करो, आप बनाओ, एक ही शेप को लेकर आप कई शेप बना सकते हो, समझ रहे हो। हमको कहीं अलग से नहीं पढ़ना है, समझे। तो यानी इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल है। अब ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, अब इसको ऐसे ऐसे मोड़ते गए, ऐसे कुछ मोड़ते गए, ऐसे कुछ मोड़ते गए, ऐसे कुछ मोड़ते गए, ऐसे कुछ मोड़ते गए, समझिए, मतलब इधर से ला दिए मोड़ते गए तो कुछ ऐसे ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर एक सर्कुलर शेप में बनेगा और यहाँ भी एक सर्कुलर शेप में बनेगा, कुछ इस तरीके से। इसी को हम मोड़ दिए हैं, समझ रहे हो ना, इसी को मोड़ दिए हैं। जैसे एक लटाई होता है ना, लटाई समझते हो, अरे परेता जो बोलते हो आप, पतंग वगैरह उड़ाते हो, वो होता है ना। तो आप सोचो कि एक लंबा सा स्ट्रिंग है, और जब उसको मोड़ते हो तो किस शेप में जाता है, किस शेप में जाता है, देखते हो ना। मतलब वो कहीं ना कहीं वो कर्व सरफेस में जा रहा है, सिलेंडर के शेप में जा रहा है, क्योंकि वो सिलेंडर रहेगा। अब वो मान लीजिए ये जो शेप रहेगा उस शेप का फॉर्म लेगा, तो समझ रहे हो ना कि वो बदलने का तरीका वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उसका शेप को, समझ गए। तो ये कुछ होगा। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। मान लीजिए वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला मान लीजिए हमको याद नहीं है और हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, थोड़ा हमको इसमें इंटरेस्ट है कि हम वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे जानेंगे, समझे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जानने के लिए सबसे पहले अगर हम बोलें कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, अब ये सर्कल है, दिस इज नॉट, पहले देखो ये सर्कल नहीं था, अब ये सर्कल है ना। तो सर्कल तो जानते ही, सर्कल के एरिया वगैरह तो पहले से फैमिलियर हो, आप 8 में तो पढ़े हो। एक 2D प्लेन फिगर है ना, सर्कल कोई 3D नहीं होता है, स्फीयर अलग चीज़ होता है, बता देंगे। सर्कल और स्फीयर, स्फीयर तो वो 3D स्ट्रक्चर हो गया, ये 2D स्ट्रक्चर है। तो इसका हम एरिया बोले हैं तो πr² होता है, और पाई का वैल्यू तो आप जानते ही हो 22/7 होता है, तो πr² होता है। अब सोचो, अब देखो, अब अभी हम देखे थे कि अगर एक पेज आपके पास था तो हम फोल्ड कर रहे थे, इसे मोड़ रहे थे कुछ इस तरीके से, तो सिलेंडर बन रहा था। अब सोचो कि मेरे पास एक 10 कॉइन है, 10 कॉइन है, 10 कॉइन्स रखे हैं। अब एक कॉइन के सरफेस को देख रहे हो तो एक सर्कल है, पूरे को ऐसे घुमा घुमा कर देख रहे हो तो 3D बन जा रहा है, समझिए। अब एक सरफेस को देख रहे हो जिस पर मान लीजिए 1 रुपया लिखा है, रुपया लिखा रहता है ना, एक हेड और टेल कोई भी एक पोर्शन ले लो, एक फेस लेना है। अब एक फेस को देख रहे हो, अब उसको कई आप
ऐसे देख रहे हो, अब कई सिक्का को जोड़ रहे हो, जैसे ये सिक्का हो गया, सब एक जैसा है, मतलब आइडेंटिकल है, अलग अलग नहीं, कॉन्ग्रुएंस शेप है, कॉन्ग्रुएंस शेप है। और जानते हो कॉन्ग्रुएंस के एरिया सेम होता है, समझे? जोड़ कर पढ़ो, थोड़ा सा थिंकिंग पावर को बढ़ाना है, समझे? मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम सोच रहे हैं तभी हम बता रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा बहुत ऐसे ही सोचना है, नहीं सोचोगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा, समझे? क्योंकि देखो मशीन आपको सोच नहीं दिखा सकता है ना, आप ना सोच सकते हो, मशीन थोड़ा ना दिखा सकते, मशीन तो दिखाएगा ना, लेकिन आप सोचोगे तब ना कुछ होगा, समझे? तो ये जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, अब ये भी देखो एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल, सब एक जैसा है, मान लो थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो जा रहा है। अब देखो ये थोड़ा देर के लिए कि हम एक दूसरे पर रख रहे हैं, एक दूसरे पर रख रहे हैं, इसको भी हम यहीं पर रख दिए, इसको भी यहीं पर रख, ओवरलैप होगा, कांग्रेस से तो ओवरलैप ही होगा, आइडेंटिकल है। तो अब बोलेंगे इसका एरिया, अब वॉल्यूम कैसे जा रहा है, पानी इस पर पहले फैलेगा, फिर पानी ऊपर उठेगा, सर्कुलर शेप में है तो पहले एरिया कवर करेगा, फिर 3D बनेगा, तो 3D कैसे बने, हाइट के हिसाब से बनेगा, तो इसको यहाँ उठा कर रख दिए, यहाँ इसको उठा कर रख दिए, तो हम कई सर्कल के एरिया निकाल लें, कई सर्कल का, तो वॉल्यूम लिख सकते हैं ना, समझ गए? एक सर्कल के एरिया निकाले, मान लेते हैं n सर्कल है और एक दूसरे को स्टैक कर दिए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिए, तो 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा, सिलेंडर बनेगा ना। और पेज से भी हम ऐसे मोड़ रहे थे तो सिलेंडर बन रहा था ना, तो ये हो गया। तो यानी क्या हो गया, पाई r स्क्वायर, और ये n है, n मतलब h। अब h कैसे, वो n को h कैसे शिफ्ट कर दे रहे हैं, कैसे कर दे रहे हैं, n को h शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई सर्कल को जोड़ रहे हैं, कई सर्कल को जोड़ोगे तब उसकी हाइट आ जाएगा, तो h हो गया, तो ये हो गया वॉल्यूम, समझे? बस कुछ बात समझ में आ रहा है? तो बताइए, याद करना पड़ रहा है? बस विजुलाइजेशन आप विजुलाइज कर लोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आप एक बार सोचो आंसर मिल जाएगा, एक बार थोड़ा सोचो फार्मूला मिल जाएगा, समझे? कहीं कहीं आप याद कर लो, नहीं सोच पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं सोच पा रहे हो तो पूरा याद कर लो समझे? अब तुम लोग को समझना है कि आसान, देखो हम लोग अपना आसान बना लेते हैं, आसान बना लेते हैं, अरे इतना कौन समझेगा जी, झूठे फार्मूले याद करो, काम खत्म, समझे? तो ये हो गया। अब आते हैं, देखो अब आपको CA से थोड़ा याद रख लो CSF सिलेंडर क्या होता है, 2πr होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। अब कहेंगे ये आया कहाँ से, तो इसको अब रिसर्च करना पड़ेगा ना, तो अभी हम लोग उस लेवल में नहीं है। 2πRH ये 2πRH हो गया, ये भी है, ये भी कर सकते हैं। हाँ 2πRH होगा, वो रेक्टेंगल के एरिया को हम 2πRH मानकर चलते हैं, 2πr मान लेंगे उसके सरफेस को, और उसकी हाइट हो जाएगा तो इंटू कर देंगे तो 2πRH होगा। कुछ 2πr लेंथ मान लेते हैं और ब्रेथ को h मान लेते हैं, तो एरिया जो होगा 2πRH होगा रेक्टेंगल का, मतलब ये l हो गया, इसको हम l मानकर चलते हैं, ये वाले पोर्शन को, और इस वाले पोर्शन को हम h मानकर चलते हैं। तो कहोगे कि सर 2πr को l क्यों मानकर चल रहे हैं, पाई में क्यों मान रहे हैं? हाँ वो सर्कुलर शेप में है, इसलिए हम ऐसा कुछ करके चलते हैं। तो ये 2πr हो गया, l इंटू h हो गया, ये तो ये हो गया CA से, ये इतना पोर्शन होगा। अब इसमें देखो सर्कुलर नीचे भी है, टॉप में भी है, बॉटम में भी है, तो ये CA से अब सिलेंडर क्या होगा, CA से अब सिलेंडर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2πRH होगा, एरिया है ना। अब इसमें TSA का बात होगा, ऊपर नीचे का सर्कल इसमें आपका TSA का बात होगा, तो TSA में 2 सर्कल आ जाएगा, टॉप और बॉटम आ जाएगा, 2πRH तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसमें हो जाएगा 2πRH CA से आप सिलेंडर प्लस 2 एरिया हो जाएगा, 2 सर्कल का एरिया हो जाएगा, एक सर्कुलर ये हो जाएगा और एक सर्कुलर ये हो जाएगा, समझे? तो ये हो जाएगा 2πr स्क्वायर। अब इसका हो जाएगा 2πRH अब प्लस 2πr स्क्वायर, तो 2πr कॉमन ले लो, h प्लस r हो जाएगा। सिंप्लीफाई करके आप ऐसे पढ़े हो 8 में, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े हो। तो हम इस वाले पोर्शन को CSA बोलते हैं, और इस वाले को सर्कुलर शेप में हो गया, टॉप और बटन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो वॉल्यूम LSA TSA समझ गए, LSA मीन्स CSA
आप पहले से भी इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। अब आते हैं कोण पर, समझे। कोण पर आएंगे तो कोण आप नहीं पढ़े हो, कोण आपके लिए नया है, 8 में नहीं था शायद ना कोण। तो कोण में क्या होगा, जैसे ये कोण है, अब एक सर्कुलर है, ये कुछ इस तरीके से होता है कोण ये कुछ ये सर्कुलर होता है ना, नीचे 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 वाला पर्सन, ये अब ये 3D, ये सर्कुलर होगा, ये राइट सर्कुलर कोण होता है, ये कुछ इस तरीके से, ये डायमीटर हो जाएगा, ये पूरा ये डायमीटर हो जाएगा, एक पूरा ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसे अगर हम कंपेयर करें इन दोनों से, सिलेंडर से, तो आप थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं। मान लो इसकी हाइट कुछ h है, ये कुछ हाइट है, और ये रेडियस है, ये रेडियस होता है पता है, और इसका भी हाइट उतना ही मान लेते हैं h है, और रेडियस जितना सिलेंडर का उतना ही है, समझे। तो अगर इन दोनों की वैल्यू से अगर कंपेयर करोगे, मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, उसकी कुछ रेडियस होगा, उसकी कुछ हाइट होगा, और कोण भी जितना रेडियस सिलेंडर का है और जितना कोण का हाइट है उतना ही इसका हाइट है, और दोनों को वैल्यूम को कंपेयर करना चाहते हैं। और मान लीजिए हमारे पास इसमें कुछ लिक्विड है, हम इसमें ट्रांसफर मतलब इसको सबमर्ज कर रहे हैं, इसमें भेज रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, समझे। तो ये पूरा पानी इसमें नहीं समा पाएगा, नहीं समा पाएगा। दोनों R और H सेम है, दोनों का डायमेंशन सेम है, लेकिन वैल्यूम बराबर नहीं होगा। तो वैल्यूम क्या होता है, इसे कंपेयर हम करते हैं, तो ये जो कोण की वैल्यूम होता है ना, वैल्यूम ऑफ कोण, वैल्यूम ऑफ कोण जो होगा 1/3 होता है वैल्यूम ऑफ सिलेंडर से। तो आगे फॉर्मूला इसका, समझे, 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, किसका, कोण का। अब कंपेयर कब कर रहे हैं, जब उसकी डायमेंशन सेम होगा तभी कंपेयर करेंगे, ऐसे कंपेयर करेंगे ही नहीं। भाई जानते हो ना कि क्वांटिटी यूनिट सेम होता है तभी हम कंपेयर करते हैं, क्वांटिटी सेम होगा तभी ना कंपेयर करोगे। तो क्वांटिटी का मतलब इन दोनों की डायमेंशन हम सेम रख लिए हैं, तब हम कंपेयर किए। तो जितना इसका रेडियस है और जितना इसका रेडियस है, जितना इसका सिलेंडर का हाइट है, जितना इसका सिलेंडर का हाइट है, 1/3 हो गया उसका। तो अब वो उसका फार्मूला आ गया भाई, वॉल्यूम ऑफ कोण का फार्मूला आ गया, अलग से तो आया, मतलब हम दिमाग लगाए नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग है। तो वॉल्यूम ऑफ कोण का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है, πr²h। अब उसका 1/3 कर दोगे तो क्या आएगा, मतलब ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोण का फार्मूला। वॉल्यूम ऑफ कोण का फार्मूला ये आ जाएगा क्या, 1/3 πr²h, क्योंकि 1/3 ले लिए सिलेंडर के वॉल्यूम से, समझ गए भाई। सिलेंडर का फार्मूला हम वॉल्यूम समझ ही गए थे, कई सर्कल को जोड़ोगे तो एक सिलेंडर ले लो, एक सर्कल के एरिया निकाल कर, नंबर ऑफ कॉइन्स मान लेते n है, n के इंटू कर दो, एक कॉइन का एरिया निकाल कर इंटू कर दो, वॉल्यूम आ गया, डन। समझे कि नहीं। वैसे ही यहाँ पर सिलेंडर और कोण की वॉल्यूम को कंपेयर कर दिए आपस में, तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब बचा इसका LSA मतलब CSA, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन होगा, तो ये हो जाएगा CSA ऑफ कोण। तो CSA ऑफ कोण का फॉर्मूला याद रखना, πr/l होता है। अब L क्या होगा, देखो R तो ये है, ये हाइट है 90 डिग्री पर है, और ये L है सलेंट हाइट, हम लोग जिसको बोलते हैं, L को हम सलेंट हाइट बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई बोला जाता है हिंदी में, समझे। तो ये हो गया, तो πr/l हो गया। अब कहीं कहीं L आपको निकालना पड़ जाएगा, तो आप जानते हैं कि R है और ये H है, तो एक राइट एंगल है, तो L² R² + H², ये फॉर्मूला याद रखना है, ज़रूरत के हिसाब से हम यूज करेंगे। तो CSA कौन हो गया, πr/l। L यानी सलेंट हाइट हो गया, रेडियस देख ही रहे हो, समझ गए। L निकालने का H² + R² हो जाएगा, जहाँ L जरूरत पड़ेगा वहाँ हम कर देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ कोण ये होगा। अब इसका भी TSA होगा, इसका भी TSA होगा। तो इसका जब TSA होगा तो कुछ ये होगा, TSA ऑफ कोण πr/l + πr², ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक सर्कुलर है, एक ही होगा, इसमें दो था ना, उसमें एक है, तो πr/l, πr कॉमन ले लो, L + R हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। πr/l + R हो जाएगा, ये TSA ऑफ कोण हो जाएगा, एक सर्कुलर हो गया और CSA ऑफ कोण हो गया, स्फीयर, समझ गए। और 2D का आपको नॉलेज पहले से था। तो स्फीयर में आते हैं पहले,
अब स्फीयर आप समझ रहे हो ना, देखो सर्कल और स्फीयर में आसमान जमीन का अंतर है, या जमीन आसमान का अंतर है, बोलते हो ना भाई। सर्कल क्या है, सर्कल एक प्लेन फिगर है, सर्कल में कोई हाइट नहीं होता है। लेकिन जो आपका स्फीयर होगा, जैसे एक फुटबॉल है, उसकी फुटबॉल में देखते हो हवा भरते हैं तो उसकी कुछ कैपेसिटी एग्जिस्ट करेगा, बैलून हो गया, समझ गए। तो ये सब स्फीयर है, स्फेरिकल शेप है। आप ऐसे अगर ऊपर को देख रहे हैं तो वो तो कुछ सर्कल जैसे लग रहा है, कुछ इस तरीके से। तो ये देखो, ये कुछ समझे, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दिए कि आपको थोड़ा सा लगे कि ये 3D शेप है, कुछ इस तरीके से, कुछ ये हो गया, समझे। तो इसमें भी कुछ रेडियस होगा, इसमें भी कुछ रेडियस होगा। तो इसकी कुछ वैल्यू में अब देखो, इसका हाइट ही डायमीटर है, ये डायमीटर होगा, ये आर और आर, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। तो इसका वैल्यूम होगा, इसका भी कुछ वैल्यूम होगा, तो याद रखना, समझ गए। अब कंपेयर करके उसको निकाल सकते हैं, बता सकते हैं, जैसे उसका बताए थे, जैसे कौन का निकाले थे वैल्यूम वगैरह, वैसे ही कंपेयर करके आप इसका भी निकाल सकते हो। तो ऐसे जो भी कंपेयर करोगे वो याद तो रखना ही पड़ेगा, समझे। तो एक बार सोच कर बताना कि आखिर हम सिलेंडर और कौन से, अगर इसको थोड़ा सा समझना चाहें, आखिर इसका वैल्यूम कैसे निकाला गया होगा, कैसे सोच कर निकाला गया, तो थोड़ा सोच कर बताना। देखो वैल्यूम ऑफ स्फीयर, वैल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यू होता है। बस इसमें वैल्यूम पूछेगा, और यही सरफेस है। अब इसमें LSA और TSA का बात नहीं होगा, मतलब सरफेस पूरा सरफेस होगा। यहाँ हम दो टुकड़ों में नहीं बांट देंगे। तो सरफेस एरिया मतलब TSA आप समझो, जो भी है सरफेस एरिया, यानी कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा सरफेस एरिया, समझे। ये यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और वैल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू, दो चीज़ इसमें होगा। अब देखो ये चीज़ देखो, ये कुछ, अब ये कुछ कटोरा है। अब देखो ये वाला पोर्शन 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये इसी का हाफ लिए हैं। ये हेमिस्फीयर है ना, ये हेमिस्फीयर है। तो वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इसका हाफ कर दोगे भाई, 4/3 पाई आर क्यू का हाफ कर दो तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ये याद रखना है। अब इसका देखो, अब इसमें CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर मतलब ये वाला पोर्शन, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें CSA और TSA दोनों होगा, क्योंकि हम इसका आधा ले लिए हैं। अब जब ये आधा लोगे तो देखो, एक मान लो आपके पास एक बैलून है, अब उसको काटोगे ऊपर से, तो एक ऊपर वाला अपर मोस्ट वाला एक सर्कुलर शेप बनेगा, ऊपर और नीचे तो रहेगा ही वो हाफ उसका, समझे। तो ये हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा और 2 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा, तो जोड़ दोगे तो ये TSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, TSA ऑफ हेमिस्फीयर। ये कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो, जितना हम फार्मूला डिस्कस किए हैं, इतना फार्मूला से आपका ये चैप्टर हो जाएगा, समझे। अब 10th में जाओगे तो यही चीज़ मिलेगा। 9th का RS अग्रवाल सरफेस एरिया एंड वैल्यूम लगा लिए, मेंसुरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मैथ्स का एक अलग ब्रांच होता है। जैसे ज्योमेट्री हम ये सब पढ़ते हैं ना, स्टैटिक्स, ये सब अलग अलग ब्रांच होता है, तो वैसे ये अलग ब्रांच है। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखना है फार्मूला, और उससे ज़्यादा ध्यान रखना है कैलकुलेशन, और उससे ज़्यादा ध्यान रखना है अंडरस्टैंडिंग, कि हम TSA निकालेंगे, LSA निकालेंगे, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, समझ गए, तो बात समझ गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे RS अग्रवाल का, ठीक। तो अगर हम तुम लोग से ये पूछें कि सुबह कौन कौन जागता है, तो सारे लोग बोलोगे ही कि हम सुबह जागते ही। एक दिन का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, डेली की बात कर रहा हूँ। देखो, माँ सुबह जागती है, आपको पता है, और जिम्मेदारी अगर आपके अंदर है तो वो आपको जगा देगा, और मजबूरी आपके अंदर है
वो भी जगा देगा। तो आप मेरे को बताइएगा कि जिम्मेदारी आपको जगाता है कि मजबूरी आपको जगाता है। अगर ये दोनों में से नहीं जगाता है तब तो आप हो ही नहीं। समझ पा रहे हो ना भाई? जिम्मेदारी आपको नहीं जगा रहा है, मजबूरी भी नहीं जगा रहा है, तो कहोगे माँ जगा रही है। समझ रहे हो? माँ जगाएंगी बाबू तो कैसे होगा? चलो ठीक है।